बाद में सभी को जमानत पर रिहा किया। बड़ी खबर मिल रही है मैनपुरी से, रघुराज शाक को टिकट, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बीजेपी ने ऐलान किया है, तो मैनपुरी से आपको बता दें कि शाक को टिकट दिया गया है। खतौली से राजकुमार सैनी को टिकट दिया गया है, क्योंकि लगातार ये मंथन किया जा रहा था। मैनपुरी सीट से रघुराज शाक को टिकट दे के चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैनपुरी उपचुनाव जो कि काफी अहम मानी जा रही है। रामपुर से आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है, तो ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। खतौली से बात अगर करें तो खतौली से राजकुमार सैनी को टिकट दिया गया है। इन तीनों नामों को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा था। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी और अब जो लिस्ट सामने आई है वो ये है, खतौली से राजकुमार सैनी को टिकट दिया गया है और साथ ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी से रघुराज शाक को टिकट दिया गया है, क्योंकि मैनपुरी सीट काफी अहम मानी जा रही है। पवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, काफी इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट सामने आई है, तो उसमें जैसे कि हम बता रहे थे अपने तमाम दर्शकों को, कल हमने बताया था कि बीजेपी आज बाई इलेक्शन की लिस्ट जारी कर सकती है। तो मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक का नाम बीजेपी ने आगे किया है, क्योंकि जैसे हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि क्योंकि मतदाता जो है वो मैनपुरी लोकसभा की अगर बात करें तो उसमें से 17 लाख जो टोटल मतदाता है, उसमें से जो 2 लाख के आसपास जो मतदाता है वो शाक के मतदाता है। और पिछली बार भी बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक को चुनाव लड़ाया था। तो ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार भी बीजेपी एक किसी शाक उम्मीदवार के ऊपर ही जाएगी, और यही जो हमारी खबर थी वो सच साबित हुई। और आज रघुराज सिंह शाक जो कि पहले सांसद भी रहे हैं मैनपुरी से, उनके ऊपर बीजेपी ने दाव खेला। उसके साथ साथ रघुराज सिंह शाक की जो है वो प्रसपा यानी कि शिवपाल यादव की जो पार्टी है उसके वो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के। तो उसके साथ में क्योंकि शिवपाल यादव का समर्थन भी इंटरनली बीजेपी को मिल सकता है, अगर समर्थन सामने से नहीं भी मिलेगा तो वो शिवपाल यादव कम से कम अपनी पार्टी के पुराने उम्मीदवार का हो सकता है विरोध न करें। तो ऐसे में बीजेपी ने बड़ी रणनीति के साथ में रघुराज सिंह शाक का नाम आगे किया है। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। पवन, क्योंकि मैनपुरी सीट काफी अहम मानी जा रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, बीजेपी ने रघुराज पर भरोसा जताया है, तो क्या एक चुनौती नजर आ रही है बीजेपी के सामने? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से डिंपल यादव को जब समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो उसके बाद में तमाम कयास बीजेपी की तरफ से लगाने लगे कि कौन सबसे मुफीद उम्मीदवार हो सकता है डिंपल यादव को कड़ी चुनौती देने के लिए। तो उसमें बीजेपी का जो पूरा फोकस था वो शाक के मतदाताओं को अपनी तरफ रोकने को लेकर था। तो ऐसे में जब 4 लाख जहां की यादव मतदाता है मैनपुरी के अंदर, तो उसी में 2 लाख से ज्यादा शाक के मतदाता है। उसके साथ ही जो ठाकुर जो मतदाता है वो भी 2 लाख के आसपास है। तो बीजेपी के द्वारा लगातार कोशिश यही थी कि शाक जो मतदाता हैं उनको अपने साथ रोका जाए, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से वो वोट करते आए हैं। तो ऐसे में 4 लाख जो यादव मतदाता हैं उनको उनके सामने बीजेपी ने शाक के जो मतदाता हैं उनको साधने की प्रक्रिया में रघुराज सिंह शाक को टिकट दिया है, क्योंकि ये प्रसपा के पहले सदस्य अध्यक्ष भी रहे हैं जो कि शिवपाल यादव की पार्टी है। तो ऐसे में बीजेपी ने ये पूरा एक गेम खेला है। इसमें कोशिश यही होगी कि कम से कम शिवपाल यादव अगर बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन न करें तो कम से कम उनका विरोध भी खुलकर ना करें, क्योंकि उनके पार्टी के पुराने सदस्य रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक को यहां से मैनपुरी से उम्मीदवार बना के एक बड़ी रणनीति अपनाई है। पवन, क्योंकि ये भी समझना बेहद जरूरी है, मैनपुरी क्योंकि समाजवादी का गढ़ माना जाता है, एक परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की, लेकिन डिंपल यादव को जिस तरीके से उतारा गया है उसके सामने बीजेपी ने रघुराज को उतारा है, टिकट दिया है उनको। तो अब ये भी है, क्या जातीय समीकरण के आधार पर दिया गया है या फिर इसके कुछ और भी मायने समझे जा सकते हैं? पवन, देखिए, बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर यह हमला कर रही है कि क्या डिंपल यादव ही बस मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती थी, क्या परिवार के बाहर का कोई सदस्य नहीं लड़ सकता था। तो एक तरफ तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो अन्य जो यादव मतदाता हैं मैनपुरी के अंदर उनको अपने साथ लाने की कोशिश की जाए, परिवारवाद के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला करके। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो जाति है मैनपुरी के अंदर की अगर बात करें यादवों को छोड़कर, तो वो आती है ये जो शाक जो मतदाता है उनकी तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की आबादी है शाक के लोगों की मैनपुरी के अंदर। तो ऐसे में एक तरफ यादवों को अपने साथ तोड़ने की कोशिश, और उसके अलावा जो शाक के मतदाता हमेशा से बीजेपी के साथ बने रहे हैं उनको अपने साथ जोड़े रखने की कवायद में बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है।
जिसके चलते बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपने देखा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मात्र 94,000 वोटों से बीजेपी वो चुनाव हारी थी, जबकि सामने खुद समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता और मैनपुरी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे। तो बीजेपी ने सिर्फ 94,000 से वो चुनाव हारा था। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश यही होगी, और उसमें सबसे बड़ी खास बात ये भी थी कि जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस भी था, लेकिन इस बार ना तो बहुजन समाजवादी पार्टी का अलायंस है और ना ही बसपा वोट कर यहाँ इसमें चुनाव लड़ रही है उपचुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी की भरपूर कोशिश होगी कि जो बसपा के जो वोट हैं, तकरीबन अगर उत्तर प्रदेश की लोकसभा की बात करें तो हर लोकसभा में तकरीबन 1 लाख के आसपास वोट बसपा के होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की भरपूर कोशिश होगी कि जो बसपा के 1 लाख वोट हैं उनको अपने साथ शामिल करके और कड़ी टक्कर देने की। बिल्कुल, लगातार क्योंकि जो नाम सामने निकल कर आए हैं बीजेपी की तरफ से, और ये भी देखा जा रहा था पवन कि बीजेपी में नामों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा था। हालांकि जो उम्मीद की जाती है उन नामों से हटकर ही नाम सामने निकल कर आते हैं जब भी चुनाव की बात होती है, और बीजेपी तो हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है पवन। और यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि जब रघुराज शाक को टिकट दिया गया है, जिस तरीके से बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो उसके भी काफी अहम मायने हो जाते होंगे पवन। जाहिर तौर पर जिस तरह से रघुराज शाक का नाम सामने आया है, बीजेपी पहले ही दिन से लगातार ये कोशिश कर रही थी कि लगातार मंथन चल रहा था, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो इस पर मंथन कर रहे थे कि कौन सबसे बड़ा उम्मीदवार होगा मैनपुरी से, जो कि यादव परिवार के गढ़ में घुसकर उनको हरा सके। तो ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस जो था, तमाम नामों पर चर्चा हुई, उसमें एक नाम अपर्णा यादव का भी आया कि क्या अपर्णा यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पहले ही दिन से जब जैसे ही चर्चा हुई इस नाम पर, तो तमाम जो बड़े नेताओं ने इनके अपर्णा यादव के नाम को खारिज कर दिया, और उनका कहना यही था कि हम शाक के जो लोग हैं, शाक के जो मतदाता हैं, उनके से हम एक अपना जो उम्मीदवार है उसका चयन करेंगे लगातार, क्योंकि शाक जो है लगातार बीजेपी को वोट करता आया है मैनपुरी अगर लोकसभा की बात करें तो ऐसे में बीजेपी की भरपूर कोशिश थी कि एक ऐसा उम्मीदवार ढूंढ के लाया जाए जो कि डिंपल यादव को उन्हीं के गढ़ में कड़ी चुनौती दे सके। बिल्कुल, अब पवन ये भी है क्योंकि बात तो मैनपुरी सीट की कर ली हमने, लेकिन बात अब रामपुर सीट की करें तो वो भी सीट काफी अहम हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने अपना पत्ता तो नहीं खोला है कि वो रामपुर से किसी चुनावी मैदान में उतारे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो रामपुर से किसको चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो अब रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, जिस तरीके से उन्होंने रामपुर से जिस उम्मीदवार को उतारा है उन्होंने? देखिए, रामपुर के लिए जो समाजवादी पार्टी ने जो अधिकार हैं वो आजम खान को दिए हुए हैं। आजम खान आज वहां अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, और बैठक करने के बाद में उस पर फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से आगे उनको कौन उम्मीदवार होगा, किस तरह से वो पूरा चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो आजम खान है उनका फैसला अहम होने वाला है कि वहां से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि अगर बीजेपी नेताओं की माने तो ये बड़ा मुश्किल चुनाव होने वाला है रामपुर की अगर खासकर बात करें तो, क्योंकि वहां की अगर वोट उनका हिसाब से देखें तो 70% जो है वो मुस्लिम मतदाता हैं और सिर्फ 30% ही हिंदू मतदाता हैं। और बीजेपी को हमेशा से ये लगता है कि मुस्लिम जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बिल्कुल पवन आपके पास वापस लौट रही हूँ। रामपुर भी लिए चलते हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संकेत भी हमारे साथ हैं। विशाल, जरा आप बताइएगा, क्योंकि रामपुर सीट से बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं कि समाजवादी पार्टी किस उम्मीदवार को उतारने वाला है। हालांकि ये जो पूरा जिम्मा है वो आजम खान को दिया गया है, आजम खान ही इस पे डिसाइड करेंगे कि रामपुर से कौन उम्मीदवार होगा उपचुनाव के लिए। रामपुर से आजम खान ही डिसाइड करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा। इस बार जो चुनाव होगा, रामपुर के चुनाव पे पूरे देश की निगाह होगी, क्योंकि रामपुर का चुनाव आजम खान वर्सेस भाजपा होगा, क्योंकि प्रत्याशी आजम खान की तरफ से कोई भी हो, चाहे आजम खान के परिवार का हो या आजम खान किसी और को उतारे, लेकिन चुनाव सीधे सीधे आजम खान से होगा। वही भाजपा ने आकाश सक्सेना हनी को जो है प्रत्याशी बनाया है, ये वही आकाश सक्सेना हनी है जिन्होंने आजम खान की ये विधायकी छिनवाई, जिस मुकदमे की उन्होंने पैरवी को वो इस अंजाम तक लेकर गए कि आजम खान की उन्होंने विधायकी छिनवा दी। और अब आजम खान 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पद पे नहीं है। यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक तरफ आकाश सक्सेना हनी है
जो आजम खान के कई मुकदमों में बादी भी है और कई मुकदमों की पैरवी कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आजम खान है जिनकी या तो परिवार से कोई प्रत्याशी होगा या वो किसी और को प्रत्याशी उतारेंगे। बहरहाल आजम खान आज शाम को अब यही देखना होगा विशाल, अब यही देखना होगा कि रामपुर से किसको यहां पर प्रत्याशी बनाया जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर कहें आजम खान की तरफ से, क्योंकि नाम उन्हें ही चुनना है। चलिए संकेत भी हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत जरा आप बताइएगा, क्योंकि मैनपुरी सीट अब कह सकते हैं हाई प्रोफाइल से ज्यादा वो हॉट सीट बन गई है, जहां एक तरफ डिंपल यादव हैं तो वहीं दूसरी तरफ से रघुराज शाक को उतारा गया। कैसे समझा जाए इसको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सधी हुई रणनीति है और न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि शाक प्रत्याशी मैनपुरी से सामने आएगा और सैनी जो खतौली की विधानसभा सीट है वहां से, और आकाश सक्सेना लगातार आजम खान से लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो या राजनीतिक लड़ाई हो, वो लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया रामपुर से, वहीं मैनपुरी से रघुराज शाक जो कि शिवपाल यादव के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, शिवपाल यादव के खास माने जाते हैं, प्रसपा में थे, उससे पहले सपा में थे, 2 बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। तो रघुराज शाक एक ऐसा चेहरा है जिनके पास समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हैं, और शिवपाल यादव उनके वो करीबी माने जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में इस समय वो मौजूद हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट किया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी व्यूहरचना मैनपुरी को लेकर यही दर्शा रही है कि पूरी तरीके से डिंपल यादव को घेरा जाएगा। हमारे साथ में बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम। ये बताइए मंत्री जी, तीनों टिकट का ऐलान कर दिया है। आपको रोकना चाहूंगी, रामपुर से हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपको रामपुर से टिकट दे दिया गया है, आपने कानूनी लड़ाई तो जीत ली है, अब ये राजनीति लड़ाई आपके सामने आई है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है, और रामपुर का जो चुनाव, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ ऐतिहासिक मतों से विजयी होने जा रही है। आकाश जी, लेकिन ये भी है क्योंकि रामपुर सीट काफी अहम मानी जा रही है, और अब ये भी है कि आज शाम तक हो सकता है आजम खान ये नाम बता दे कि रामपुर से वो किस उम्मीदवार को उतार रहे हैं रामपुर सीट से उपचुनाव में। देखिए, रामपुर में आजम जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, अब विकास की बात होगी, और सिर्फ विकास की बात होगी। आकाश जी, ये भी है, कहा ऐसा भी जा रहा है कि जो रामपुर की लड़ाई है वो रामपुर की लड़ाई ना होके आजम खान की लड़ाई है, और साथ ही साथ बीजेपी की लड़ाई है, क्योंकि प्रत्याशी आप ही हैं आकाश जी। नहीं, देखिए, ये लड़ाई मैंने जैसे पहले कहा था कि आजम खान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई कोई सिर्फ अब चुनाव से सिर्फ विकास की बात। बिल्कुल आकाश जी, तो क्या आप इसे बड़ी चुनौती नहीं मानते? क्योंकि अभी आपने बताया कि आजम खान का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन चैप्टर क्लोज होने के बाद भी ये चैप्टर तो सामने आ चुका है ना कि जो वहां के प्रत्याशी होंगे उसका नाम जो है वो आजम खान ही घोषित करेंगे। आप देखिए, ये सब उनकी पार्टी का वो है, हम लोगों की पार्टी में सब कुछ एक सार्वजनिक रूप से तय होता है, उनके यहाँ सिर्फ एक घर में ही तय होता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। इसलिए इस मुद्दे पर बात करने की तो वही बेहतर ज्यादा बता सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक विजय की हो रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि रामपुर की सीट जो है वो काफी अहम भी मानी जा रही है आकाश जी, और ये भी है क्योंकि वहां की जनता भी जानती है कि कैसे काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश जी जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 से। और रघुराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रघुराज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैनपुरी से आप उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इसको? देखिए, जनता चुनाव जिताने का काम करती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री योगी जी के नाम पर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जनता वोट देने का काम कर रही है, गुंडा राज खत्म करने का काम किया है। आम जनता आम चैन की जीतना चाहती है, चैन की सांस लेना चाहती है, इसी के नाम पे चुनाव होगा। रघुराज सिंह शाक एक किसान का बेटा है, इटावा से 2 बार एमपी रहा, पहली बार 84,000 से जिताने का काम किया, दोबारा 2 लाख से जिताने का काम किया। रघुराज सिंह समाजवादी पार्टी जब अलग हुआ तो खाता नहीं खोल रहा है। रघुराज सिंह किसान का गरीब का बेटा है, यहाँ की जनता किसान के गरीब को बेटे को जिताने का काम करेगा। किसान रघुराज सिंह शाक मैनपुरी जनता की, किसान की आम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी रघुराज जी, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी सीट की अगर बात की जाए, तो उसको देखते हुए क्या आप इसे ये नहीं समझते कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती समझी जा रही है? जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता जब फैसला लेती है तो आप अच्छे गढ़ खत्म हो जाते हैं। मैनपुरी की जनता परिवर्तन की चाहती है,
और मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में परिवर्तन होगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो देन थी, मुलायम सिंह नेता थे, बड़े नेता थे, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है। अब हम भी तो उनके सेवक हैं, मुलायम सिंह के से हैं, हमारा भी अधिकार है, हम भी उतना ही। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि सेवक को लायक समझने का काम किया है, कि मैनपुरी की जनता की सेवा के लिए मुझे भेजने का काम किया है। तो मैं बधाई देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो इस लायक समझा है। भारतीय जनता पार्टी जी के अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ जी। और रघुराज जी, ये भी है क्योंकि बीजेपी तो हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है और हमेशा ही वो तैयारियों के साथ मैदान में उतरती है, इसलिए बड़ी चुनौती नहीं हो सकती जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी भी रही है सबका साथ सबका विकास, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि यादव परिवार पूरा एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ रहा है। जहां तक कोई चुनाव, इसी के खिलाफ तो लोग हैं कि राजा उन्हीं के परिवार में पैदा होंगे। चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे, लोकसभा का लड़ेंगे तो वो लड़ेंगे। उनके परिवार के अलावा यादव और भी तो थे जी, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। उसके खिलाफ लोग वोट देने का काम कर। रघुराज सिंह आज भी देश क्षेत्र में है, जनता के बीच में है, आज भी गांव में है जी। हालांकि ये भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो परिवारवाद को ही आगे बढ़ाया गया है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि परिवारवाद से हटकर किसी को उतारा जाएगा मैनपुरी सीट पर। वो तो आपके सामने है जी। अखिलेश जी ने तो कहा था कि अब टेम्पल को नहीं लड़ाएंगे चुनाव। ये नहीं, कभी ये कहने की कथनी करने में बहुत अंतर है। ये कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंगड़ा, पिछड़ा, दलित सबके बारे में सोचने का काम करती है, गरीब की बात करती है, मजदूर की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में कोई अंतर नहीं। जी, बहुत शुक्रिया रघुराज जी न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए बातचीत। डिम्पल यादव ने नामांकन कर दिया। अखिलेश जी कह रहे हैं रिकॉर्ड जीत होगी इस बार मैनपुरी से। कि आजमगढ़ में भी हो रही थी, रामपुर में भी हो रही थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ, कमल का फूल खिला। मैनपुरी तो हमारे लिए आजमगढ़ और रामपुर की तुलना में ज़्यादा सरल सीट है और वहाँ हम 2 विधानसभा सीटों में जीते हुए हैं और 3 विधानसभा सीटों में से ऐसी सीटें हैं जिसमें हम कड़ी टक्कर देने का काम सपा को विधानसभा चुनाव में किए थे। लोकसभा चुनाव में लोग जानते सपा को वोट देने का मतलब है कि कुएं में डाल देना, बर्बाद कर देना। भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास के लिए अपना एक पुष्प चढ़ाने का मतलब है एक गरीब को आवास उपलब्ध करा देना, शौचालय उपलब्ध करा देना, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा देना, डबल इंजन की सरकार को और मजबूती प्रदान कर देना। और मैनपुरी के लोग इस प्रतीक्षा में थे। हम लोग को निश्चित तौर से आदरणीय नेताजी का भी, मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते थे। उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए उस समय ना तो माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे, ना हमारे गृह मंत्री जी उस समय अध्यक्ष थे, ना वो गए थे। तो सम्मान रखते थे नेताजी के प्रति। जो सम्मान नेताजी का था उसको अगर ये सोचें कि श्री अखिलेश यादव जी और उनके परिवार को जनता का या हम लोगों की ओर से मिलेगा, नहीं, इस बार तो कमल ही खिलेगा और जरूर खिलेगा। सर, शिवपाल यादव जी नहीं पहुंचे हैं कल नामांकन में, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। ये उनका, शिवपाल जी का और श्री अखिलेश जी का मामला है। वो दोनों लोग अलग अलग पार्टियां बनाए हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक संगठनात्मक ताकत है, जनता का भाजपा के प्रति भरोसा और विश्वास है और इसी के आधार पर हम लोग जो बड़े बड़े दावे, श्री अखिलेश जी तो 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, तो उनके दावे हवाई होते हैं, धरातल पे भाजपा होती है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि भाजपा धरातल पर काम कर रही है और यही वो वजह है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अभी आपने यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना है कि उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने तंज भी कसा है समाजवादी पार्टी पर। हालांकि सहयोगी की तरफ से ये भी पूछा गया कि शिवपाल यादव को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। और हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं और पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैनी जी, सबसे पहले बात तो यही है कि टिकट का यानी कि प्रत्याशियों के नामों का तो ऐलान कर दिया गया है, अब ये भी देखा जा रहा है कि साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। चुनौती कुछ नहीं है, पिछली बार से ज्यादा वोटें जीतेंगे क्योंकि हमने विकास किया है, पार्टी ने विकास किया है, काम किया है, पार्टी ने विश्वास किया है, हमारे ऊपर जनता ने विश्वास करके वोट देकर हमें बहुत अच्छी वोटों से जिताया था। पहला चुनाव में
17 वाला 31,000 से ज्यादा वोटों जीता था, ये 17,000 वोटों जीता था 22 का, तो ये हम 50,000 वोटों जीतने की संभावना है। विक्रम जी, क्योंकि इस बार तो नामों को लेकर काफी सस्पेंस भी बना रहा, नामों को लेकर काफी चर्चा भी होती रही कि आखिरकार जो ये 3 उपचुनाव है, यानी कि 3 उपचुनाव की बात करें, चाहे मैनपुरी सीट की बात करें, रामपुर सीट की बात करें या फिर खतौली सीट की बात करें, क्योंकि ये तीनों सीटें काफी अहम हो जाती हैं। जब आपकी पत्नी का नाम सामने आया तो क्या लगता है कि चुनौती है या फिर नहीं है? कैसे इस चुनौती को आप पार पाएंगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव एक चुनौती तो होता ही है, चुनौती को स्वीकार करते हैं। 7-8 महीने बाद फिर दोबारा चुनाव में आना पड़ा, लेकिन पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अगर बात करें विक्रम जी, क्योंकि अब ये है कि प्रचार प्रसार भी जोर शोर से किया जाएगा और बीजेपी तो हमेशा ही कह सकते हैं कि चुनावी मूड में रहती है, हमेशा वो तैयारियों के साथ ही उतरती है चुनावी मैदान में। पूरी तैयारी है हमारी, तो जैसे ही सदस्यता गई थी तभी से तैयारी हो गई थी। जिस किसी को भी टिकट मिलता उसके लिए पूरी मेहनत करते। अब भी सभी कार्यकर्ता, सभी भाजपा के नेता मिलकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और पहले जाते वोटों से जिताएंगे। तो यानी विक्रम जी, आपका साफ तौर पर यही कहना है कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं? जी जी, पूरी तरह। बहुत शुक्रिया विक्रम जी, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट मिला है और अभी आप उनके पति को सुन रहे थे जो कि पूर्व विधायक है विक्रम सैनी जी। उन्होंने कहा कि कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है और बीजेपी तो हमेशा ही तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में होती है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और लगातार ये देखा जा रहा था कि बीजेपी नामों को लेकर मंथन भी कर रही थी। बीजेपी की जो दिल्ली में बैठक भी हुई थी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, इस बैठक में ही 3 नामों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही थी। हालांकि जो 3 नाम है, चाहे बात मैनपुरी सीट की करे या फिर रामपुर सीट की करे या फिर खतौली सीट की करे, तो इन तीनों सीटों पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी 2 ऐसी सीट बची हुई है, यानी कि रामपुर सीट पर, खतौली सीट पर जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है, अब उसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी किसे अपना उम्मीदवार उतारती है। तो लगातार हम आपको ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। और देखिए, मैनपुरी सीट जो काफी अहम सीट मानी जा रही है, हाई प्रोफाइल की जगह आप कह सकते हैं कि हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने रघुराज शाक को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक ये भी कह सकते हैं कि चुनौती तो है, लेकिन बीजेपी पूरी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिससे कि वो जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है उसे निकाल सके, उस पर जीत दर्ज कर सके। क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी की हार हुई है, लेकिन बीजेपी इस बार ये बार बार दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी अपना जीत दर्ज करेगी। तो ये भी आपको बता रहे, प्रोफाइल भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि रघुराज शाक कौन है जिन्हें मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2017 में एसपी छोड़ प्रसपा में शामिल हुए थे। शाक समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और शाक समाज के कद्दावर नेता हैं रघुराज शाक, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। 1999 और 2004 में एसपी से सांसद भी रह चुके हैं। इटावा सदर सीट से 2012 में विधायक भी रह चुके हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़ के प्रसपा में शामिल हुए थे। हाँ, तो आपको बताते चले कि खतौली सीट की अगर बात करें तो राजकुमारी सैनी को यहां से टिकट दिया गया है। राजकुमारी सैनी जो कि पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी है, और जब उनसे बात हुई विक्रम सैनी जी से तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है और बीजेपी तो हमेशा ही तैयारियों के साथ होती है। जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, बड़ी जीत वो दर्ज करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब 5 दिसंबर को मतदान होगा और जब 8 दिसंबर को कह सकते हैं मतगणना होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस उपचुनाव में जीत किसकी होती है। क्योंकि ये जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है।
और पूर्व सपा मंत्री हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्योंकि अब बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, चाहे बात मैनपुरी की हो, रामपुर सीट की हो या फिर खतौली सीट की हो, तो क्या अब एक चुनौती नजर आ रही है आपके सामने अभिषेक जी? देखिए, हर चुनाव का अपना एक तरीका होता है, उसको पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ा जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का एक तरीका ही, संस्कार है कि हर एक चुनाव हम अपनी बात लोगों के बीच लेकर के जाते हैं, अपने नेता की, अपनी नीतियों पे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और उसके दम पे ही हम लोगों से उनकी मदद, उनका प्यार और समर्थन मांगते हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में भी पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से लगेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है, आप देख सकते हैं, वो स्वयं उपस्थित थे मैनपुरी वाले चुनाव के लिए भी। तो आप निश्चित रूप से, हम लोग पूरी ताकत से लोगों के बीच रहेंगे और अपना जनता के बीच जाकर के उनसे प्यार और समर्थन मांगेंगे और जीत के आएंगे। अभिषेक जी, क्योंकि ये उपचुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की है, यानी कांग्रेस और बसपा तो दूर दूर तक नहीं है, उन्होंने पहले ही अपना किनारा कर लिया है। अब ये भी है कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने तो डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन रामपुर और साथ ही खतौली सीट को लेकर भी ये अब चर्चा हो रही है कि समाजवादी पार्टी अपना किसे उम्मीदवार बनाएगी। देखिए, उम्मीदवार जब वक्त आएगा तो आपको बताए बिना तो सामने आएगा नहीं, सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन उसका वक्त आने दीजिए, वो निर्णय हो जाएगा। आप सामने प्रत्याशी हैं, एक हमने पहले उतार दिया, दो उन्होंने पहले उतार दिए, तो प्रक्रिया है, किसी ने पहले अनाउंस कर दिया, कोई हो सकता है बाद में अनाउंस हो जाए, वो तो आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर एक चुनाव को समाजवादी पार्टी गंभीरता से लेती है। इस चुनाव में भी हम लोग मैनपुरी का चुनाव, जो जहां प्रत्याशी दोनों क्लियर हैं, वहां मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, माननीय नेताजी के संस्कार की लड़ाई है। माननीय नेताजी के संस्कार, वहां से हम लोगों समाजवादियों को जन्म मिला है। वहां पे हर एक गांव में, हर एक गली में माननीय नेताजी के रिश्ते थे, लोगों से मोहब्बत के रिश्ते थे, उनके प्यार और वफादारी के रिश्ते थे। तो आज मैं वही जिम्मेदारी समाजवादियों को आगे बढ़ानी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जितनी मेहनत से, जो संस्कार हमें नेताजी से मिला है, उसको और मजबूत करके, उसको और ताकत दे करके, लोगों से रिश्ते और प्रगाढ़ करके उसको निभाएंगे और मैनपुरी जीत के आएंगे। लेकिन अभिषेक जी, एक सवाल है, क्योंकि बात रामपुर सीट की जा रही है। आजम खां जो हैं, वो कहा यह जा रहा है कि शाम तक वो उम्मीदवार के नाम जो है वो बता देंगे कि रामपुर सीट से कौन उम्मीदवार है। क्या अखिलेश यादव की तरफ से ये नाम घोषित नहीं किया जाएगा? नहीं, ये तो वक्त आने दीजिए कि कौन सा। आप, मुझे तो नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल से कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव में नाम सारे घोषित करती है। हमने किसी भी, आपने देखा होगा पहले भी जो चुनाव हुए हैं उनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेवल पर चुनाव प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए जाते हैं। और मुझे लगता है शायद ही कोई पार्टी भी करती हो, मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने भी, नड्डा साहब ने किए होंगे। अभिषेक जी, बिल्कुल अभिषेक जी, एक बात और भी है, क्योंकि रामपुर से भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा है और आकाश सक्सेना वही है जिन्होंने आजम खां के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब एक बड़ी चुनौती हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए। मैंने आपसे कहा ना, हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर चुनाव को एक नई चुनौती मान करके हर पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना चाहिए। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, हमारा तो संस्कार है। लेकिन ये बात आपने सच कही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ दो पार्टियों की राजनीति बची है, बाकी पार्टियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। न बसपा बची है, न कांग्रेस बची है। तो लड़ाई सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। हम लोगों के बीच जाएंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं, जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन जीत के आएंगे और सीटें जीत करके आएंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है, जब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मैनपुरी की जनता, रामपुर की जनता या फिर खतौली की जनता किसे ये जीत दिलवाती है और कौन इसे जीत को हासिल करता है। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए अभिषेक जी। तो उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। मैनपुरी से रघुराज शाह को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो रामपुर से आकाश सक्सेना इस उपचुनावी मैदान में है। वहीं खतौली से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व विधायक की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि अब ये भी है कि जब बीजेपी ने अपने तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो समाजवादी पार्टी अब ये इस नामों को लेकर चर्चा करेगी कि आखिरकार रामपुर से किसे चुनावी मैदान में उतारा जा या फिर खतौली सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारा जा, क्योंकि 5 दिसंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरीके से जीत का दावा कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस
तीन यानी कि मैनपुरी, रामपुर और साथ ही खतौली सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार नामों को लेकर मंथन भी किया जा रहा था। हालांकि हमेशा से देखा जाता है कि बीजेपी चुनावी कह सकते हैं कि चुनावी मूड में नजर आती है। चुनाव में वो काफी तैयारियों के साथ उतरती है, क्योंकि पिछला जो भी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का रहा है उसमें उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है। तो अब ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी मैनपुरी सीट को किस तरीके से बचाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी और एक परंपरागत सीट रही है समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की अगर बात करें। वहीं रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर सीट जो है जहां से आजम खां थे विधायक, हालांकि उनकी विधायिका खत्म हो चुकी है और अब यहीं से रामपुर सीट से अगर बात करें तो बीजेपी ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं और आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतार दिया है। और अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किस उम्मीदवार को रामपुर उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इस बात का हर किसी को इंतजार है कि आगे आखिरकार क्या होने वाला है। वो दो नाम कौन से होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि खतौली और फिर रामपुर सीट के लिए चुने जाएंगे। तो चलिए, मैनपुरी सीट से रघुराज शाक्य को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार रघुराज शाक्य कौन है, उनकी प्रोफाइल आपको बताते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो फरवरी 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे रघुराज शाक्य, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं रघुराज शाक्य। इटावा सदर सीट से 2012 में विधायक भी रह चुके हैं रघुराज शाक्य, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर वो प्रसपा में भी शामिल हो गए थे। यानी कि जो राजनीतिक सफर है उनका, ये हम बता रहे हैं आपको, शाक्य समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं क्योंकि इन्हें मैनपुरी सीट से उतारा गया है। इसके बाद आपको बता दें कि फरवरी 2022 में बीजेपी में शामिल हुए हैं रघुराज शाक्य, जिसे मैनपुरी सीट पे उतारा गया है। 2099 और 2004 में एसपी से सांसद रहे हैं। तो रघुराज शाक्य कौन है ये आपको बता रहे हैं। इटावा सदर सीट से 2012 में विधायक भी रह चुके हैं और 2017 में इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के प्रसपा में शामिल हुए थे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार ये आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि मैनपुरी सीट जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बीजेपी ने तो अपने तीनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी सीट सबसे अहम मानी जा रही है, रामपुर सीट सबसे अहम मानी जा रही है। क्या जिस तरीके से मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को उतारा गया है और उनके ठीक सामने बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारा है, क्या इसको कैसे समझा जा सकता है? आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि रघुराज शाक्य एक जिम्मेदार नेता है, पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक परिपक्व नेता है और वहीं अखिलेश यादव अपने परिवार से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने देखा होगा उसके पहले आजमगढ़ में भी उन्होंने लड़ाने के लिए धर्मेंद्र यादव को, परिवार से ही व्यक्ति को आजमगढ़ भेजा, तो बदायूं से लड़ती। श्रीमती डिम्पल जी जो हैं वो कन्नौज से चुनाव लड़ती थी, उनको वहां से हटा करके आप वो मैनपुरी लेके गए हैं। यानी कि परिवार से बाहर किसी भी कार्यकर्ता के लिए वहां पे कोई स्थान नहीं है। और यह हम जो कहते आए हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी एक परिवार की पार्टी है, वहां पे कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं है। तो हम हमेशा कार्यकर्ताओं को वोट, हम टिकट देते हैं और मुझे पता है रघुराज शाक्य जी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हम निश्चित रूप से डिम्पल जी को जो कन्नौज में हार का स्वाद मिला था वो मैनपुरी से भी मिलेगा। लेकिन आलोक जी, ये भी है क्योंकि मैनपुरी सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की एक परंपरागत सीट रही है, नेताजी की सीट मानी जाती है वो। और जब कल अखिलेश यादव नामांकन कराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ये परंपरागत सीट है और इस पे डिम्पल यादव की जीत होगी, नेताजी की जीत होगी और ये नेताजी का चुनाव है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि नेताजी एक बहुत परिपक्व और जमीन से जुड़े नेता थे, लेकिन नेताजी के आदर्शों का कितना पालन अखिलेश यादव जी ने किया है। और परंपरागत सीट तो अमेठी भी हुआ करती थी कांग्रेस की और राहुल गांधी को वहां पे भाजपा ने परास्त किया है।
तो परंपरागत सीट की ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। आप अगर अच्छा काम करेंगे और जनता के दुख सुख में आप शामिल रहेंगे, हमारी पार्टी लगातार जो है गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में है, अपराधी और दंगाइयों के खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी हुई है, तो यह जनता के बीच में जगह बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, हमने अपने कार्यों से बनाई है। तो जनता निश्चित रूप से जो है अब जो है हमारे साथ में खड़ी होगी और रघुराज साहब के अच्छे मतों से जो है वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। और ये भी है आलोक जी, क्योंकि रामपुर सीट भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। रामपुर सीट से आजम खां जो विधायक थे, हालांकि उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर किसको उतारेगी, इसका भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अब एक चुनौती नजर आ सकती है समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि आकाश सक्सेना को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। देखिए, समाजवादी पार्टी अब जो है बिखर रही है पार्टी, उनके लीडर श्रीमान अखिलेश यादव जी फेल हो चुके हैं जनता के बीच में, और उसका कारण है कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खुद ही दाग लगाया है। तो जब आप अनर्गल आरोप, झूठे सूठे आरोप लगाएंगे, कोरोना के वैक्सीन में आप जो है उसको भाजपा वैक्सीन बताएंगे, तमाम अन्य प्रकरणों में भी श्रीमान अखिलेश यादव की कई बात झूठी साबित हुई। तो झूठे नेता की पार्टी, मतलब जब कोई नेता झूठ बोलता है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म होती है। रामपुर में भी आपने देखा था होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी कहा जाता था कि परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर परास्त किया। और निश्चित रूप से आकाश सक्सेना एक होनहार है, हमारे कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं और रामपुर में आजम खां के खिलाफ उन्होंने एक बिगुल उठा के रखा हुआ है। तो जिस तरीके से रामपुर की जनता ने जो है भाजपा का साथ दिया है लोकसभा के चुनावों में, मुझे लगता है कि वह आजम खां को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल आलोक जी, हालांकि ये वक्त बताएगा कि जनता का किसे आशीर्वाद मिलता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।